जय हिंद बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे विशेषण और विशेषण विशेष ये पढ़े थे कि अर्थ के आधार पर विशेषण विशेष के कितने भेद हैं। तो हम लोग चार प्रकार पढ़ रहे थे कि गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है और सार्वनामिक विशेषण है। जिसमें से हम एक पढ़ लिए थे, गुणवाचक विशेषण पढ़ लिए थे। दूसरा हम पढ़ रहे थे संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण के दो भेद बताए थे, एक निश्चित संख्यावाची विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे निश्चित संख्यावाची विशेषण। उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, विशेषण और विशेष में, विशेषण और विशेष में हेडिंग डालिएगा विशेषण एवं विशेष। विशेष यही पढ़ रहे थे। इसमें हम पढ़ चुके हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब दूसरा उसी का पार्ट डालिएगा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित 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 संख्या अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। वाचक विशेषण हेडिंग डाल लेना आप लोग। देखो, निश्चित संख्यावाचक पढ़ लिए थे, जिसमें निश्चित संख्याओं का बोध हो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण समझिएगा, मतलब वे संख्या शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम को अनिश्चितता के भाव को प्रकट करे और विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, तो उस अनिश्चित संख्यावाचक शब्द को हम क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो परिभाषा लिखना, वे विशेषण शब्द जो संख्या के रूप में, जो संख्या या अनिश्चित लिखना, जो अनिश्चित संख्या के रूप में अनिश्चित संख्या के रूप में संज्ञा अथवा सर्वनाम को, संज्ञा अथवा सर्वनाम के भाव को प्रकट करे, ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कुछ लड़के, जैसे कह दिया जाए कुछ लड़के, कुछ आदमी, कुछ आदमी, इस तरह के शब्द जहां मिलेंगे, जैसे कह दिया जाए थोड़ी भीड़, अगर कह दिया जाए समूह, कह दिया जाए सभा में कुछ लोग उपस्थित थे। तो इस तरह के सारे शब्द क्या हो जाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। तो हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ लिए हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा परिमाणवाचक विशेषण। अगला टाइप है परिमाणवाचक विशेषण, ये लिख गया। अगला हेडिंग डालिएगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण का मतलब आप लोग जानते हैं कि हमेशा क्या होगा? माप तौल होगा। मतलब वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम को माप तौल में व्यक्त करते हैं, उन सभी शब्दों को क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। लिखना, वे शब्द
जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के माप तौल का बोध कराए, माप तौल का बोध कराए उन शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, उन शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आया इतनी बात? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के माप तौल का बोध कराए उन शब्दों को क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कह दिया जाए 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा। फिर कह दिया जाए पाव भर मिठाई, पाव भर मिठाई। फिर कह दिया जाए 10 बीघा जमीन, 10 बीघा जमीन, 10 बीघा जमीन, 10 बीघा जमीन। फिर कह दिया जाए बाल्टी भर पानी, बाल्टी भर पानी, बाल्टी भर पानी। अब देखो 10 मीटर है, ये भी मापने का है, पाव भर है, ये भी तौलने का है, 10 बीघा है, मापने का है, बाल्टी भर है, ये तौलने का है। अब ध्यान दीजिएगा कि परिमाण में हमेशा जब भी आएगा मापने और तौलने की बात कहेगा, इतनी बात ध्यान रखिएगा। जब भी मापने तौलने की बात आएगा उसमें कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होंगे, मतलब इसके 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो लिखना परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। परिमाणवाचक विशेषण के, लिखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, 2 भेद हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इतनी बात समझ में आई कि परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में हमेशा निश्चित माप तौल का बोध होगा और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में हमेशा अनिश्चित माप तौल का बोध होगा। अब लिखिएगा पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें परिभाषा नहीं लिखनी है, सिर्फ एग्जाम्पल लिखने हैं बस। बेटे लिखो, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में एग्जाम्पल लिखिएगा, या तो परिभाषा समझना है तो समझ सकते हो कि वे विशेषण शब्द जिसमें निश्चित माप तौल का बोध हो, वे विशेषण शब्द क्या कहलाएंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाएंगे। जैसे 10 मीटर, जैसे 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा,
एक किलो, एक किलो, एक किलो घी, एक किलो घी। फिर लिखना 50, 50 कुंटल, 50 कुंटल अनाज, 50 कुंटल अनाज। फिर लिखना 5 किलो, 5 किलो, 5 किलो चीनी, 5 किलो चीनी। 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर सड़क, 10 मीटर सड़क। फिर लिखना 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध। तो ये सारे के सारे क्या है, निश्चित है कि नहीं है? देखो 10 है, 50 है, फिर 10 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 1 है। और देखो मापने का भी काम हो रहा है और तौलने का भी काम हो रहा है। तो जहां पर मापने और तौलने का बोध हो उसको क्या कह देंगे? परिमाणवाचक विशेषण कह देंगे। अब अगर निश्चित संख्या है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, अगर अनिश्चित है तो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। अब हेडिंग डालिएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इतनी बात समझ में आई? अरे उधर ना देखो, तुम्ही को है, इधर देखो। बेटे इसको समझ में आया? चलो अब आगे देखिएगा, हेडिंग डालिएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा, मतलब वे विशेषण शब्द जो हमेशा अनिश्चित माप तौल का बोध कराएगा वे क्या होंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे जैसे लिखना बाल्टी भर पानी, जैसे बाल्टी भर पानी, बाल्टी भर पानी। फिर कुछ किलो, कुछ किलो, कुछ किलो दूध, कुछ किलो अनाज लिखो, अनाज, कुछ किलो अनाज। फिर कह दिया जाए पाव भर, सवा पाव, सवा पाव कह दो, नहीं सवा पाव ना करना, लिखना कुछ किलो हो गया। फिर लिखना कुछ मीटर, कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मीटर कपड़ा। फिर लिखना कुछ मीटर कपड़ा। फिर लिखना ड्रम भर, ड्रम भर, ड्रम भर पानी। अब देखो क्या यहाँ निश्चित है क्या कि 1 ड्रम है कि 2 ड्रम है? कुछ नहीं, बस ड्रम भर पानी है। अब हो सकता है वो ड्रम आधा हो सकता है वो ड्रम फुल हो, किसी को पता नहीं, लेकिन वो ड्रम भर क्या है? पानी है। अब इसी तरह कह सकता है अनिश्चित में परिमाण में लिखना, जैसे हाथ दो हाथ, हाथ दो हाथ, हाथ दो हाथ कपड़ा, हाथ दो हाथ कपड़ा। अब देखो इसमें कंफर्म नहीं है कि 1 हाथ है कि 2 हाथ है, कितना है कोई कंफर्म नहीं है। हाथ दो हाथ कपड़ा क्या है? अनिश्चित है। तो उम्मीद है कि परिमाणवाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। अब विशेषण के अगला भेद पढ़ेंगे हम लोग, जिसको बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण, उसी को संकेतवाची विशेषण भी कह देते हैं। बैठे इसको, चलो अब देख लो अगला विशेषण। हेडिंग डाल लो तुम लोग, हेडिंग डालिएगा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण। अब ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद लिखिएगा। देखो, यदि कोई सर्वनाम संज्ञा शब्द के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण के रूप में कार्य करे तो उस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? तो सार्वनामिक विशेषण होगा। ध्यान देना, यदि कोई सर्वनाम संज्ञा शब्द के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण की भांति कार्य करे तो उस वाक्य में क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। और यही सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाची विशेषण भी कहा जाता है। तो आइए लिखते हैं सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लग कर विशेषण की भांति या विशेषण का कार्य करे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? फिर से सुन लो। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करता है तो उस वाक्य को क्या कहेंगे, या उस शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर कोई संज्ञा शब्द है, उसके पहले सर्वनाम शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ है और वो विशेषण के रूप में नहीं कार्य कर रहा है, या तो फिर कोई सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम के ही पहले प्रयुक्त हुआ है, तो वहां पर भी क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। मान लो जैसे अगर कोई सर्वनाम शब्द है और उसके पहले फिर सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। अब लिखिएगा इसके एग्जाम्पल। जैसे सार्वनामिक विशेषण का मैं बता रहा हूं। जैसे यह मकान सुंदर है। यह मकान सुंदर है। अब देखो, इसमें मकान शब्द क्या है भाई? संज्ञा शब्द है, और संज्ञा के पहले क्या प्रयुक्त हुआ है? सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है कि नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा लिखना, वह बालक चतुर है। वह बालक चतुर है। बालक शब्द क्या है? संज्ञा शब्द। संज्ञा के पहले कौन सा सर्वनाम है? वह। तो ये विशेषण का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसमें भी क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे वह मकान, या लिखो वह लड़की धोखेबाज है। वह लड़की धोखेबाज है। अब बताओ, लड़की शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा के पहले क्या प्रयुक्त हुआ है? सर्वनाम। तो ये सर्वनाम में क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नोट डाल के लिखिएगा तुम लोग। इतनी बात समझ में आई? नोट डाल के लिखिएगा। बेटे चलो नोट लिखिएगा। नोट डालिएगा। लिखना, यदि किसी संज्ञा शब्द की विशेषता नहीं बताई जाती तो वह संज्ञा शब्द नहीं बताई जाती तो वह संज्ञा शब्द
संज्ञा शब्द विशेष नहीं होगा तो वह संज्ञा शब्द विशेष नहीं होगा, विशेष नहीं होगा। इसका मतलब जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाएगी वही संज्ञा शब्द ही विशेष कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। लिखना, अर्थात जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे ही विशेष कहा जाता है, विशेष कहा जाता है। आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है कि सभी संज्ञा शब्द को विशेष कहा जाता है, तो बिल्कुल गलत बता दीजिएगा, क्योंकि सभी संज्ञा शब्द विशेष नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक उस संज्ञा शब्द की विशेषता नहीं बताई जाती तब तक वो विशेष नहीं हो सकता। समझ में आया? दूसरा पॉइंट इसी में लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि प्रविशेषण शब्द हमेशा विशेषण शब्द के पहले प्रयुक्त होता है। दूसरा पॉइंट है नोट में, प्रविशेषण शब्द हमेशा विशेषण शब्द के पहले प्रयुक्त होता है, शब्द के पहले प्रयुक्त होता है, अब इसको स्टेटमेंट के रूप में क्या पूछ सकता है कि प्रविशेषण शब्द विशेषण शब्द के बाद में प्रयुक्त होता है, बताओ कथन सही है या गलत है। तो अगर बाद शब्द आएगा तो हम क्या कर देंगे, कथन को गलत कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा, प्रविशेषण शब्द सदैव हमेशा विशेषण शब्द के कहाँ प्रयुक्त होगा, पहले प्रयुक्त होगा। इतनी बात समझ में आई? अगला ध्यान रखिएगा, ये दोनों नोट को ध्यान में रखिएगा। यदि किसी संज्ञा शब्द की विशेषता नहीं बताई जाती तो वह संज्ञा शब्द विशेष नहीं होगा। अगर संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाएगी तभी वो विशेष होगा। इतनी बात समझ में आई? तो अर्थ के आधार पर विशेषण के जितने प्रकार थे हम लोग देख लिए। फिर से एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अर्थ के आधार पर विशेषण के 4 प्रकार बताए गए थे। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक। तो ये चारों प्रकार हम पढ़ लिए हैं। नोट में कुछ बातें बताई गई हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पेपर है, पेपर में किसी भी तरह स्टेटमेंट के रूप में ये दोनों नोट्स आ सकते हैं। तो दोनों नोट को ध्यान में पढ़िएगा कि स्टेटमेंट के रूप में क्या पूछ सकता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, खुद ही जान जाएंगे कि स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है या नहीं। अब अगला हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं विशेषण विशेष में, कि अवस्था के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं। तो इसको हम बेटे समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि इसको नोट भी बना लिए होंगे। और हाँ, रिवीजन करते रहिएगा, नहीं जिस दिन मैं पूछा तुम लोगों से अगर कोई नहीं बता पाया तो ये सोच लो तुम्हारे यहाँ आके मारूंगा। अब ऑनलाइन है तो ये ना सोचिएगा कि नहीं जानते हैं, मुझे पता है कौन कहाँ से देख रहा है। ठीक, मिटे इसको। चलो अब हेडिंग डालिएगा आप लोग, अवस्था के आधार पर विशेषण के भेद। हेडिंग डालिएगा, अवस्था के आधार पर विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अवस्था के आधार पर विशेषण के भेद।
तो लिखिएगा, अवस्था के आधार पर विशेषण के 3 भेद माने गए हैं। तो अवस्था के आधार पर विशेषण के विशेषण के 3 भेद माने गए हैं। 3 भेद माने गए हैं। अब वो 3 भेद कौन कौन से हैं उनको ध्यान में रखिएगा। पहला, ऐसे बना लीजिएगा आप लोग, ऐसे बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला भेद यहाँ मैं लिख दूंगा, दूसरा भेद यहाँ और तीसरा भेद यहाँ पर। तो पहला भेद जो होगा वो मूलावस्था होगा, और दूसरा भेद जो होगा उत्तरावस्था होगा, और तीसरा भेद जो होगा उत्तमावस्था होगा। तो अवस्था के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं? 3 भेद। कौन कौन से? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब ध्यान दीजिएगा, मूलावस्था के मतलब में कोई शब्द, कोई विशेषण शब्द अपने मूल रूप में हो, कोई विशेषण शब्द अपने मूल रूप में हो, लेकिन अगर वही मूल रूप विशेषण शब्द को किसी से अगर तुलना कर दी जाए तो किस में पहुंच जाएगा? उत्तरावस्था में। लेकिन अगर वही मूल विशेषण शब्द को सबसे अधिक बता दिया जाए तो क्या हो जाएगा? उत्तमावस्था। मतलब उसके जैसे कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैं कह दूं चालाक तो विशेषण शब्द है, ये मूलावस्था का शब्द है। लेकिन अगर मैं उत्तरावस्था बताऊंगा तो एक एग्जाम्पल से समझिएगा तुम लोग। जैसे मैं कह दूं मोहन चालाक है, तो इसमें क्या होगा? मूलावस्था। लेकिन अगर मैं कह दूं मोहन सोहन से अधिक चालाक है, इसका मतलब मैं तुलना कर दिया, और जैसे तुलना किया तो किस में पहुंच जाएगा? उत्तरावस्था में। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मोहन सबसे चालाक है, मतलब अब मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, उसकी विशेषता बता रहा हूँ, उत्तमा अवस्था हो जाएगी। मतलब वो सबसे क्या हो जाएगा? चालाक। तो चालाक हो गया। उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा? अधिक चालाक। क्या हो जाएगा? अधिक चालाक। क्या हो जाएगा? अधिक चालाक। और उत्तमा अवस्था में क्या हो जाएगा? सबसे चालाक। सबसे चालाक। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर कोई विशेषण शब्द मूलावस्था में है, अगर उसको हम उत्तरावस्था में परिवर्तित करना चाहते हैं, या तो अधिक शब्द का प्रयोग करो, या तो फिर इसमें तर शब्द जोड़ दो। तर शब्द जोड़ दोगे तब भी क्या बन जाएगा? उत्तरावस्था। अगर उत्तमा अवस्था बनाना है, या तो सबसे करो या तो अधिकतम करो। तो इसमें कौन सा शब्द जोड़ सकते हैं? अधिकतम। अगर ये शब्द जोड़ दिए, या तो किसी विशेषण शब्द में ये शब्द जुड़ा हो या ये शब्द जुड़ा हो, तो हम पहचान सकते हैं कि उत्तरावस्था है कि उत्तमावस्था है कि मूलावस्था है। जैसे मैं कुछ और शब्द लिखे दे रहा हूं, जैसे गुरु है, लघु है, सुंदर है, ईमानदार है। अब देखो, जैसे गुरु है तो गुरु में जब उत्तरावस्था बनाएंगे तो इसमें गुरुत्तर हो जाएगा, और अगर उत्तमा अवस्था बनाएंगे तो गुरुत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुत्तम हो जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया? अब फिर लघु है, लघु में तर जोड़ दो, लघुत्तर हो जाएगा। और उत्तमा अवस्था बनाएंगे तो लघुत्तम हो जाएगा। और फिर अगर सुंदर है, अब सुंदर में तर न जोड़ना, नहीं सुंदरता जोड़ सकते हो, सुंदरतम बन जाएगा। या तो सुंदर है, अधिक सुंदर, सबसे सुंदर। तो लिखो अधिक सुंदर और सबसे
सुंदर। फिर है ईमानदार है, तो अधिक ईमानदार होगा और सबसे ईमानदार होगा। ईमानदार, फिर अधिक ईमानदार, अधिक ईमानदार, अधिक ईमानदार और सबसे ईमानदार। क्या है? सबसे ईमानदार, सबसे ईमानदार। अब देखो ये तो अवस्था के आधार पर है, समझ में आ गया होगा कि अवस्था के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। कौन कौन से? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब तुम्हारे पेपर में आएगा तो या तो इस तरह लिख के आएगा, जैसे गुरुत्तर शब्द में अवस्था के आधार पर कौन सा विशेषण शब्द है, तब तो बताओगे उत्तरावस्था, या तो पूछ सकता है उत्तमावस्था, या तो तुमसे पेपर में ये पूछेगा कोई वाक्य लिखा रहेगा और बताएगा कि इसमें कौन सा अवस्था के आधार पर है। जैसे अगर कह दिया जाए कि गीता सीता से अधिक चालाक है, गीता सीता से अधिक चालाक है, इस वाक्य में कैसा विशेषण है? तो क्या बताओगे भाई? मूलावस्था बताओगे कि उत्तरावस्था बताओगे कि उत्तमावस्था बताओगे कि ये सभी? बताओ। अब तुम लोग बताना। अब बाकी देखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, तुम लोग नहीं बताना। तुम्हारे लिए लास्ट में प्रश्न रहेगा और उसका जवाब दीजिएगा कमेंट करके। लेकिन इसका सुन लो कि गीता सीता से अधिक चालाक है, इसमें विशेषण शब्द जो होगा वो उत्तरा अवस्था होगा, क्योंकि इसमें क्या है? तुलना बोधक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अब हम लोग विशेषण पढ़ लिए हैं, अब इसका एक पार्ट और बाकी है, एक वीडियो और आएगी जिसमें रहेगा क्रिया विशेषण शब्द। तो क्रिया विशेषण शब्द हम पढ़ने के बाद विशेषण टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक जितने भी क्लास है, अगर जैसे तुम आज पहली क्लास देख रहे हो तो इसके पहले 2 वीडियो और बन चुकी है, उनको जरूर देखिएगा। और मेरा क्वेश्चन है कि काश्मीरी सेब अधिक मीठे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मैं प्रश्न लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, फिर से सुन लो। काश्मीरी सेब अधिक मीठे हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद बच्चों।